अब होगी आपके हक की बात। आपकी आवाज बनकर ईटी नौ स्वदेश लेकर आ गया है देश का नंबर 1 कंज्यूमर शो, कंज्यूमर इज किंग। ये शो सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक आंदोलन है। ये मंच है जहां हर भारतीय की आवाज गूंजेगी, जहां आपके अधिकारों की रक्षा की जाएगी। इस शो के माध्यम से हम आपके हक की लड़ाई लड़ेंगे, वो अधिकार जिनका उल्लंघन हो रहा है। अब आपकी जिंदगी के साथ मजाक नहीं होगा। हम इस शो के जरिए आपको उन सभी चीजों के बारे में बताएंगे जो आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा और भलाई से जुड़ी हुई है। जी हां, कंज्यूमर इज किंग ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है बल्कि एक वादा है। एक वादा कि हम हर भारतीय की हक की लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे। और आज भी हम एक ऐसे ही मुद्दे के साथ सामने आए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आज जिस मुद्दे की हम बात कर रहे हैं वो काफी खबरों में है और वायरल भी हो गया है। यहां पर एयर इंडिया की दिल्ली से मुंबई जाने वाली फ्लाइट की बात हो रही है। फ्लाइट को रात 11 बजे उड़ान भरनी थी, लेकिन ये फ्लाइट करीब 7.5 घंटे की देरी से, जी हाँ आपने सही सुना है, 7.5 घंटे की देरी से सुबह 6:30 बजे रवाना हुई है। यात्रियों ने आरोप लगाया है कि उन्हें पूरी रात ना तो कोई अपडेट मिली है और ना ही स्टाफ से कोई संतोषजनक जवाब। टर्मिनल माहौल गर्म होता गया। कुछ यात्रियों ने स्टाफ से तीखी बहस की और एक यात्री ने तो गुस्से में आकर स्टाफ से मारपीट तक कर दी क्योंकि उनके पिता की तबीयत खराब थी। हालात तब और बिगड़े जब यात्रियों ने देखा कि कुछ कर्मचारी बिना किसी सूचना के चुप बैठे थे और कुछ तो हंसते हुए भी दिखाई दिए हैं। जब हंगामा चरम पर पहुंचा तब कहीं जाकर कंपनी की ओर से सुबह 3 बजे रिफंड और मुआवजे का मैसेज आता है। अब तक एयर इंडिया ने इस पूरे घटनाक्रम पर कोई औपचारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन फ्लाइट आखिरकार सुबह 6:30 बजे रवाना हुई है, 8:30 बजे मुंबई पहुंची है। तो हम यहां पर आपके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, क्या यात्रियों को घंटों की देरी पर एयरलाइन की ओर से समय रहते जानकारी देना जरूरी नहीं है? क्या राइट टू इंफॉर्मेशन का उल्लंघन नहीं है? अगर फ्लाइट में देरी पायलट की कमी जैसे गंभीर वजह से हुई थी, इसकी जानकारी पहले क्यों नहीं दी गई है? क्या एयर इंडिया ने जानबूझकर यह जानकारी छुपाई है? रात भर एयरपोर्ट पर बैठे यात्रियों को कोई ठहरने या खाने पीने की व्यवस्था क्यों नहीं दी गई? क्या यह नेशनल एविएशन पॉलिसी और डीजीसीए की गाइडलाइन के खिलाफ है? अगर किसी यात्री की मेडिकल इमरजेंसी हो तो क्या एयरलाइन की कोई जवाबदेही नहीं बनती? क्या फ्लाइट डिले और यात्री को हो रहे मानसिक और शारीरिक कष्ट के लिए मुआवजा तय नहीं होना चाहिए? क्या मौजूदा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऐसी घटनाओं को कवर क्या नहीं करते? क्या एयरलाइन कर्मचारियों का यात्रियों की परेशानी पर हंसना एक प्रोफेशनल और संवेदनशील व्यवहार है? यात्रियों के साथ ऐसा व्यवहार करने वालों के खिलाफ क्या एक्शन आखिर होता है? इन्हीं सब सवालों का जवाब हम लेंगे, क्योंकि जब उड़ानें रुकती हैं तो क्या अधिकार भी थम जाते हैं? जी हाँ, यही सवाल हम उठा रहे हैं। मेरे साथ पैनलिस्ट भी हैं, उनसे जुड़ते हैं। विपुल सक्सेना जो कि एविएशन एक्सपर्ट हैं, ऑगस्टीन विनोद ग्रुप कैप्टन है और साथ ही मेरे साथ एक और बेहद खास मेहमान है श्रीराम खन्ना, कंज्यूमर एंड सिविल राइट एंड मैनेजिंग एडिटर कंज्यूमर वॉइस। आप सभी का स्वागत है इस पेशकश में। बहुत बुनियादी सवाल यहाँ पर मैंने रखे हैं जो कि एयर इंडिया ही नहीं, किसी भी तरह की फ्लाइट की डिले हो जाए और इस तरह की लापरवाही हो तो उठते हैं। खन्ना साहब, आपके पास में आऊंगी। सबसे पहले जितनी भी बातें हुई हैं पैसेंजर्स की, यात्रियों की हक को लेकर, जो सवाल हम खड़े कर रहे हैं, क्या वो गलत है? क्या उनके पास राइट टू इंफॉर्मेशन नहीं है? 7.5 घंटे, खन्ना साहब 7.5 घंटे के मेंटल टॉर्चर की बात हो रही है यहाँ पर। देखिए, आप जो कह रही हैं वो सब सही है और भी है। ये राइट टू इंफॉर्मेशन नहीं है, ये सिविल एविएशन रेगुलेशंस हैं। इसमें कस्टमर को जो सर्विस देनी है उसके नॉर्म्स तय हैं। यदि फ्लाइट डिलेड है तो कस्टमर को इन्फॉर्म करना चाहिए ताकि वो एयरपोर्ट देर से पहुंचे, और यदि उसको समय नहीं इन्फॉर्म किया जाता और फ्लाइट लेट है, 1 घंटे से ज्यादा लेट है, तो उसको रिफ्रेशमेंट देने का एंटाइटलमेंट है। और अगर ज्यादा लेट है तो कस्टमर को राइट है कि वो एयरलाइन को कहे कि वो दूसरी एयरलाइन पे उसका इंतजाम करे। परंतु देखा यह गया है कि ये कानून तो लिखे हुए हैं कागज पर और उनका को इम्प्लीमेंट करने वाला एयरपोर्ट पे कोई नहीं है। ना एयरपोर्ट मैनेजर, ना ड्यूटी मैनेजर, ना डीजीसीए के लोग, कोई वहां बैठा नहीं होता कि मैं इंप्लीमेंट करूं। हम कई सालों से मांग कर रहे हैं
कि एक एयरलाइन ऑम्बुड्समैन लोकपाल तय करिए जो हर एयरपोर्ट पे प्रेजेंट हो और जिस समय प्रॉब्लम उसी समय उस पे करेक्टिव एक्शन ले। क्या एयरलाइन ने जो रेगुलेशंस में लिखा है उसको इम्प्लीमेंट किया है या नहीं? क्या कॉम्पेंसेशन देनी चाहिए? क्या ऑल्टरनेटिव फ्लाइट्स का अरेंजमेंट होना चाहिए? अरे मिनिस्ट्री के ऑफिशियल अपने घर पे सो रहे हैं रात को, डीजीसीए के लोग अपने दफ्तर में बैठे हैं या सो रहे हैं घर पे, और कस्टमर जो है वो धक्के खा रहा है एयरपोर्ट पे। उसकी शिकायत सुनने वाला कोई नहीं है एयरलाइन के अलावा, और एयरलाइन के भी जो बड़े अधिकारी हैं वो घरों पे सो रहे हैं। जो एयरपोर्ट पे ड्यूटी कर रहे हैं उन पे अधिकार नहीं है, तो वो तो हाथ ही मलेंगे ना बैठ के। अगर एयर इंडिया का ऑफिशियल 3 बजे आके बताता है कुछ, तो रात को 11 बजे से 3 बजे तक वहां कोई नहीं था बताने के लिए। इसका एक ही कारण है कि एयरलाइंस को कोई डर नहीं है कानून के उल्लंघन से, और भय बिन प्रीत ना कोई एयरलाइन सिविल एविएशन रूल्स को वायलेट करने में हिचकती नहीं है। उसको कोई डर नहीं है, उसको पता है मैं एयरलाइन के रूल वायलेट करूंगा और मुझे कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, ना डीजीसीए करेगा, ना मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन करेगी। मैं तो ये कह रहा हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और एयरलाइंस के बीच में जो गठजोड़ है वो एक अनहोली अलायंस है। एक रूल वायलेट करता है और दूसरा ओवरलुक करता है। देखिए देश में आज 10 करोड़ से ज्यादा एनुअल डोमेस्टिक फ्लायर्स हैं। उनकी सुविधा को देखने के लिए डीजीसीए ने रूल तो बना दिए हैं, पर रूल्स को इंप्लीमेंट करने वाला कोई नहीं है, और उसके ऑर्डर देने वाला कोई नहीं है। आप डीजीसी को चिट्ठी लिखिए, 1 महीने बाद जवाब आएगा। नहीं, आपने जितनी बातें यहाँ पर रखी हैं वो बिल्कुल एक उपभोक्ता होने के नाते, ग्राहक होने के नाते आपके जहन में ये सवाल आते हैं। विपुल, क्या वाकई यहाँ पर कानून की अनदेखी हो रही है? क्या वाकई लॉ की स्थिति इतनी खराब है कि डीजीसी ये बिल्कुल आंख मूंदे बैठा है? क्योंकि ये पहला वाक्य नहीं है और इस तरह की वायरल वीडियो बहुत सारी आती हैं जो पैसेंजर्स भेजते हैं। इनफैक्ट हम तो देखते हैं कि एयरलाइंस इस तरह की वीडियोस जब देखते हैं कि वायरल हो रही है, ब्लैकलिस्ट कर देंगे आपको बिना कुछ कहे, बिना कुछ समझे। तो ये तो क्लियरली हम देख रहे हैं कि एक पक्ष में सारे नियम बने जा रहे हैं और डीजीसीए जहां पर हम उम्मीद करते हैं कि हमारे कंज्यूमर के हक की बात करे, वो कुछ नहीं कर रहा। आई थिंक जो मिस्टर खन्ना ने पॉइंट रेज किए बहुत कंसर्निंग पॉइंट्स है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। बिल्कुल, जो पैसेंजर्स हैं और जो एयरलाइंस है उसके बीच में एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। जो भी रेगुलेशंस हैं उसमें जहां रेगुलेशन का सवाल है, जहां पे एयरलाइंस के को एक्शन लेने का राइट है। सपोज एक पैसेंजर 2 मिनट या 1 मिनट लेट पहुंचता है चेक इन के, इमीडिएटली नो शो कर देते हैं वो लोग, गेट से भगा देते हैं उसको विदाउट लिसनिंग। कुछ प्रॉब्लम थी, जेन्युइन प्रॉब्लम थी, एक्सीडेंट हुआ था, ट्रैफिक का कुछ नहीं सुनते हैं। एयरलाइंस हैज अ राइट टू डिनाई हिज एंट्री। उस समय डीजीसी बीच में नहीं आता, उस पर मिनिस्ट्री बीच में नहीं आती, ऑम्बड्समैन बीच में नहीं आता, तो वहां तो आप राइट दे दिया एयरलाइंस को। और जब एयरलाइंस की तरफ से गलती होती है तो उसका राइट भी आपने एयरलाइंस को दिया हुआ है, उसके लिए कोई ऑम्बड्समैन नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं डीजीसी का जहां तक सवाल है, मैं आई वांट टू एक्सप्लेन वेरी क्लियरली। डीजीसी रेगुलेटर है, डीजीसी जो है वो रेगुलेशन बनाती है, और उनके पास इतना स्टाफ नहीं है तो हर एयरपोर्ट पे, हर फ्लाइट पे खड़े रहे टू गिव डिसीजन, टू गिव जजमेंट। तो आई थिंक डीजीसी को थोड़ा सा हमें साइड में रखना पड़ेगा, और डेफिनेटली कोई एजेंसी यहाँ पे ऐसी होनी चाहिए जो कि एयरपोर्ट पे अवेलेबल हो, या कोई ऑनलाइन सिस्टम होना चाहिए जो कि इमीडिएट सॉल्यूशन दे पैसेंजर्स को भी। जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में मैंने सजेस्ट किया था कि जब पैसेंजर कोई फ्लाइट बुक करता है तो वो पैसा शुड गो इनटू सम एस्क्रो जो कि मिनिस्ट्री के पास होना चाहिए, और जब एयरक्राफ्ट डेस्टिनेशन पहुंच जाए, लैंड कर जाए, इमीडिएटली दैट मनी शुड बी रिलीज टू द एयरलाइंस। अगर कहीं भी प्रॉब्लम आती है, दैट मनी शुड नॉट बी रिलीज टू द एयरलाइंस। और जब तक कि उसका फाइनल सॉल्यूशन नहीं निकले कि इसमें कहीं पैसेंजर की गलती थी या एयरलाइन की गलती थी, डेफिनेटली पैसेंजर को उसका पार्टली रिफंड या जो भी जस्टिफिएबल रिफंड हो वो पैसेंजर पर पहुंचना चाहिए डायरेक्टली थ्रू दिस थर्ड पार्टी। बिल्कुल सक्सेना जी, आप जो कह रहे हैं वो सारी बातों से मैं सहमत हूं। मेरा बड़ा सवाल यही है कि हम कब तक इंतजार करेंगे? आप बतौर एविएशन एक्सपर्ट मुझे ये हल बता रहे हैं, क्या वहां पर बैठे बड़े बड़े मंत्री और रेगुलेटर के साथ जो काम कर रहे हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, क्या वो इस बारे में नहीं सोच पाए हैं? क्या हम ये चर्चा कर रहे हैं अब? क्या इसका मतलब ये है क्योंकि ये नई प्रॉब्लम तो कोई है नहीं? मैं समझता हूँ कि हमारी आवाज उन तक पहुंच रही होगी।
जो अभी मिनिस्टर है मिस्टर नायडू, वो बहुत प्रोएक्टिव मिनिस्टर है, बट समहाउ आई हैव सीन कि वो काफी चीजें प्रॉमिस कर देते हैं, दे देते हैं, लेकिन ग्राउंड पे वो पहुंचते पहुंचते आई थिंक बहुत देर हो जाती है, तब पैसेंजर को बहुत सफरिंग हो रही है। और मैं समझता हूँ कि मसला उनको कोई क्या अपना है? एक इंटरनल सिस्टम बिल्कुल। निकालना पड़ेगा जो कि ट्रैक करे कि जो भी बिल्कुल। वो प्रॉमिस कर रहे हैं बिल्कुल। वो ग्राउंड पे रियलिटी के रूप में पहुंचे। तो रियलिटी क्या है और ग्राउंड की दिक्कतें क्या है? ऑगस्टीन, मेरे ख्याल से आप हमें यहाँ पर थोड़ा समझा पाएंगे, क्योंकि अगर सब इन प्लेस है, लॉ एंड ऑर्डर इन प्लेस है, एजेंसी का इंतजार कर रहे हैं, एजेंसी की जरूरत भी है, हम सबको पता है, तो हो रहा है जमीन पर क्या? रोड़े जमीन पर? कविता जी, बहुत अच्छा सवाल है। और देखिए, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, और उम्मीद करते हैं सर हमेशा से आपसे जो सच जानते बताइए। हैं बिल्कुल। जो मुझे जानते हैं ये जानते हैं, मैं आंकड़ों पे, तथ्यों पे और मैथमेटिकली बात करने की कोशिश करता हूं। जी। तो इसको जरा ब्रेक डाउन करते हैं। देखिए, जो ऑन टाइम परफॉर्मेंस कहते हैं, दैट इज कि मैं बोलूंगा 10 बजे मैं पहुंचाऊंगा यात्रियों को, और 10 बजे मैंने पहुंचाया या 10 बजे से पहले पहुंचाया, इसको हम ओटीपी कहते हैं, ऑन टाइम परफॉर्मेंस। ऑन टाइम परफॉर्मेंस जो इंडियन कैरियर का आप किसी भी यूरोपियन कैरियर के साथ देखते हैं तो कहीं गुना। हमारा इंडियन कैरियर का सबसे खराब ओटीपी जो है वो 62% है। सबसे बढ़िया ओटीपी जो है वो 74% है। 74% ओटीपी किसी भी विकसित देश में भी नहीं मिलेगा आपको करने के लिए। सबसे पहली बात। दूसरी बात, हम सब कार चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, और जिसका भी उम्र ज्यादा हो गया है, मेरे जैसा या फिर प्रोफेसर खन्ना के जैसा, हमने हमेशा सोच समझ के लेफ्ट राइट देख करके रोड क्रॉस किया या फिर कार चलाया, डिफेंसिव ड्राइविंग की। इस पूरे 20 साल 30 साल जब भी हमने डिफेंसिव ड्राइविंग की, क्या कोई बता सकता है कि कितनी बार हम एक्सीडेंट होते होते बचे? कितनी बार हमारे ऊपर कोई आके लगने ही वाला था और लगा नहीं? नहीं बता सकते हैं, क्योंकि जो चीज आप प्रिवेंट करते हैं उसका आंकड़ा नहीं होता। तो जो चीज नहीं प्रिवेंट हो पाता है वो एकदम ऊपर उठ करके नजर आता है। वो क्या है? वो ये है कि यात्री पहुंच गए हैं एयरपोर्ट और फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। इसको भी जरा मैथमेटिकली ब्रेक डाउन करते हैं। आज के तारीख में दिल्ली में 3 रनवे स्टेशन, 1-1 लेफ्ट 1-1 राइट, उसका ऑपोजिट दोनों, और 27 और 09, 3 ही रनवे स्ट्रिप्स हैं, जिसमें एक टेक ऑफ के लिए इस्तेमाल होता है, एक लैंडिंग के लिए। 1-1 लेफ्ट 1-1 राइट। एक टेक ऑफ के लिए होता है, एक लैंडिंग के लिए होता है, क्योंकि दोनों टेक ऑफ लैंडिंग के लिए एक साथ नहीं इस्तेमाल किया जा सकता है। बचा दूसरे तरफ 27 और 09। 10 और 28 जो है वो रिपेयर में है। इसको फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं। जब आपने दिल्ली का क्षमता, जब आपने आंकलन किया उसका, आपने ये क्षमता आंकलन किया, ये चारों अवेलेबिलिटी का, 2 उस तरफ पालम की तरफ और 2 द्वारका की तरफ। लेकिन जब 1028 को मरम्मत करने की जरूरत थी, उसके आईएलएस को ठीक करने की जरूरत थी, और बाकी जो मेंटेनेंस, जरूरी मेंटेनेंस जो काफी समय से पेंडिंग रहा, उसको करने की जरूरत थी, तो ऑटोमेटिकली क्षमता हो जानी चाहिए। वो कम नहीं हो सकता, क्योंकि आपने एक सेट पैटर्न, एक सेट रूट तय किया हुआ है। तो जीएमआर ने या एयर अथॉरिटी ने क्या कोशिश किया कि हम उस समय करेंगे जब कोई तीसरा वेरिएबल ना हो। तीसरा वेरिएबल इसमें क्या है? तीसरा वेरिएबल वेदर है। तो जब तीसरा वेरिएबल नहीं था, गुड वेदर पीरियड जिसको कहते हैं हम, उस दौरान इन्होंने ये रिपेयर का काम शुरू किया। लेकिन उस दौरान हमने देखा अप्रैल 11 से लेकर 12, 13, 14 एक अननोन वेदर फिनोमिना के चक्कर में वेदर हिट कर गया, और आपके पास बच गया सिर्फ 2 रनवे लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए। जब आपने ये तीसरा वेरिएबल इंड्यूस किया, तब जाकर के ये रनवे या फिर ये पूरी प्रणाली जो है वो टेस्ट में आ गई। और चौथी सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कविता जी, अगर कोई एरोप्लेन किसी एक जगह, सपोज भुवनेश्वर से दिल्ली आ रहा है एरोप्लेन जो आगे मुंबई जाएगा, अगर भुवनेश्वर में डिले हो गया है 1 या 2 घंटे वेदर के चक्कर में या किसी और के रीजन के चक्कर में, वो
आगे वाले फ्लाइट को अफेक्ट करेगा। जो आपने बातें समझाई है, मैं एक ग्राहक हूं, मैंने बहुत महंगी टिकट खरीदी है, ठीक है, रात की फ्लाइट हमने इसीलिए ली है ताकि हमें आसानी से मिल जाए, या जो भी उनका कन्वीनियंस का मैटर हो, ग्राहकों का, पैसेंजर्स का। अब आपने इतनी सारी बातें बताई हैं मुझे ऑगस्टिन, मुझे तो लग रहा है कि ये तो जमीन में ही सारे इश्यूज हैं। आप जितने भी किसी भी तरह के नियम यहाँ पे आप डाल दीजिए, जब तक आपका बेसिक इंफ्रा इन प्लेस नहीं है तब तक कुछ आगे नहीं किया जा सकता। विपुल, इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? ऑगस्टिन ने हमें समझाया, हम तो समझ गए, लेकिन हम तो पैसेंजर है ना, हम तो महंगी टिकट लेते हैं, हम तो ये सोच के लेते हैं कि जो हमें सर्विस चाहिए वो हमें मिलेगी। अब उसके पीछे इतनी सारे लूप होल्स है, इसका संज्ञान मैं क्यों लूं एज अ पैसेंजर? एब्सोल्युटली। तो मिस्टर अगस्तिन ने जो बोला वो मैनेजमेंट के लैंग्वेज है, तो मैं उससे बिल्कुल मैनेजमेंट की लैंग्वेज है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, यात्रियों की लैंग्वेज नहीं है। हालांकि वो प्रॉब्लम समझा रहे थे, वो प्रॉब्लम समझा रहे थे। एक लाइन, यू आर अ फिट पर्सन, पर आई हैव बीन इन बोथ पोजीशंस, मैं खुद पायलट रहा हूं और पोजीशन पे रहा हूं, मैनेजमेंट रहा हूं, हाँ, पर मैं पैसेंजर के व्यू से देख रहा हूं। ठीक है, जो भी ये प्लानिंग होती है, बहुत पहले प्लानिंग होती है, करीब 6 महीने पहले, कि उसके बहुत अप्रूवल्स होते हैं। ठीक है, नाउ वो मैं एग्री करता हूँ कि बहुत पहले प्लानिंग होती है और फैक्टर ले जाता है, लेकिन वेदर, क्या ऐसा वेदर है कि 5 मिनट पहले पता पड़ता है आपको? आज आपके पास जो फैसिलिटीज हैं, गवर्नमेंट अर्ली वेदर रेडार्स वगैरह हैं, वो इजीली आपको कम से कम 6 घंटा पहले बता देते हैं कहाँ प्रॉब्लम आने वाली है। तो अगर आपने कोई रिपेयर प्लान की, यू कैन ऑलवेज पुट इट ऑन होल्ड। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि इनको एयरलाइंस को अपना थोड़ा कम्युनिकेशन सिस्टम इंप्रूव करना पड़ेगा, उनको थोड़ा कंसर्न दिखाने पड़ेंगे कि भाई अगर वेदर प्रॉब्लम भी आ रही है और कुछ फ्लाइट्स डिले होने वाली हैं, वो दे कैन ऑलवेज सेंड येलो अलर्ट, ग्रीन अलर्ट, रेड अलर्ट, कितना तरह के अलर्ट क्रिएट हो सकते हैं। येलो में अलर्ट सक्सेना मींस कि जी, भाई वेदर खराब नहीं, होने वाला है, हो सकता है और आपकी फ्लाइट डिले सक्सेना हो। जी, डिले भी तो 7 घंटे की बात नहीं कर रहे हैं ना, हम तो 7.5 घंटे की बात कर रहे हैं यार। एग्जैक्टली। नाउ सेकंड पॉइंट आई एम कमिंग टू इट। अब डीजीसी का जो रेगुलेशन है डिलेड फ्लाइट के बारे में, कि अगर फ्लाइट 1 घंटा डिले है तो पानी की बोतल पकड़ा दो, हाँ, बाकी 2 घंटा डिले है तो जूस नाश्ता दिया पिला यहाँ दो। पे 7.5 घंटे डिले करके जूस। जी, तो अभी क्या है कि ये भी इन्होंने एयरलाइन को बोल दिया कि आप ही करिए। हाँ, ठीक है, अब वहां पे बैठे मैनेजमेंट के लोग जो बोले नहीं जी, ये तो मेरी थोड़ी गलती, क्योंकि उसमें एक क्लॉज लिखा हुआ है, हाँ, इफ इट इज बियॉन्ड देयर कंट्रोल, ओके, देन दे आर नॉट सपोज्ड टू डू एनीथिंग। सॉरी, ये ह्यूमन अप्रोच लेनी पड़ेगी, और ये कंट्रोल भी जो है थर्ड पार्टी को लेना पड़ेगा। आजकल जितने भी एयरपोर्ट्स हैं उनके पास बड़े बड़े क्या बोलते हैं, रेस्ट रूम्स हैं, बड़े बड़े कैंटीन्स हैं, बड़े बड़े ईटिंग जॉइंट्स हैं। ओके, वो एयरपोर्ट ऑपरेटर की जिम्मेदारी को दे देना चाहिए कि जैसे फ्लाइट डिले होती है उनके पास सारी इंटीमेशन आ जाती है, पैसेंजर आएगा फ्लाइट का, एंड उनको दे शुड प्रोवाइड दिस फैसिलिटी ऑटोमेटिकली, और उसका डेबिट कर दो एयरलाइंस के पास। आई थिंक इस तरह के कुछ सिस्टम, कुछ इनोवेटिव सिस्टम मिनिस्ट्री सोचना चाहिए, हाँ, जिससे कि पैसेंजर का केयर ऑटोमेटिकली हो, ना कि वो बैगर की तरह घूमता फिरे एयरलाइंस के पास और एयरलाइंस वाले हंसते रहें। नहीं, लेकिन ये डिले कितना गंभीर हो सकता है? खन्ना साहब, यहाँ पे तो एक शख्स की मेडिकल कंडीशन भी थी, उसको भी कंसिडर नहीं किया है। हम तो ह्यूमन ग्राउंड्स में खाने पीने की बात तो छोड़िए, हम तो बेसिक मेडिकल असिस्टेंट मुहैया कराने की बात कर रहे हैं, उसको भी अनदेखा कर दिया गया है। ये तो कितना इनह्यूमन है। देखिए, मेरा ये कहना है, पिछले कुछ साल में जो डबल डिजिट ग्रोथ डोमेस्टिक एयरलाइन ट्रैवल का हुआ है, उससे हमारे ग्रॉस नंबर्स ऑफ एयर ट्रैवलर्स डोमेस्टिक सेक्टर में 10 करोड़ पार कर चुके हैं। और ये इतना बड़ा नंबर है कि एक एयरलाइन जब फ्लाइट चलाती है तो रोज चलाते वो इनसेंसिटिव बन जाती है कंज्यूमर कंसर्न्स के। और टॉप मैनेजमेंट और मिडिल मैनेजमेंट और एयरपोर्ट में मैनेजमेंट जो बैठी है एयरलाइंस की, अगर उनका कमिटमेंट नहीं होगा क्वालिटी सर्विस टू द कस्टमर पे, तो ये सब होगा। एक एक एम्प्लॉय आपका, एक एक मैनेजर, एक एक मिडिल मैनेजमेंट, एक एक बोर्ड का मेंबर अगर कस्टमर्स के प्रति कमिटेड नहीं है, वफादार नहीं है कि मैं एक सर्विस पैसेंजर को 100% क्वालिटी देनी है और उसकी छोटी सी छोटी दिक्कत के लिए इंतजाम करके रखना है, तब तक ये नहीं होगा। हाँ, ये अगर आप वॉलंटरी करें, पर हमारे यहाँ केवल वॉलंटरी से चलता नहीं है, क्योंकि आप एयरलाइन पे छोड़ दोगे, वो सब कहेंगे हम कर रहे हैं, और उनका सारी एयरलाइन एको चेंबर बन जाएगा। जो बॉस कहता है वो सब लोग कहेंगे, फैक्ट्स को नहीं देखेंगे। जो ग्राउंड में कल हुआ है
क्या एयर इंडिया का बंदा आके अपोलोजाइज कराए उनसे कि साहब हम माफी चाहते कोई हैं, आपको ये कोई तकलीफ अपॉलॉजी हुई? नहीं है, कोई अपॉलॉजी नहीं है। इसलिए नहीं बहुत हल्ला है करने के बाद क्योंकि एयर जी एयर इंडिया या बाकी एयरलाइंस के जो बोर्ड में या टॉप मैनेजमेंट बैठे हैं या इन सेक्टर्स को मैनेज जो कर रहे हैं, they do not have a commitment to give एब्सोल्युटली top quality to the customer. वही लग रहा है। दूसरा, they have no respect for the DGCA regulations. Absolutely. क्योंकि उनको पता है, अरे यार DGCA वाले को तो हम डिनर बुला के उसको शांत कर लेंगे, हमें क्या जरूरत है इनकी सुनने की, या जॉइंट सेक्रेटरी बोलेगा तो मिनिस्टर के पास चले जाएंगे। There is a cozy relationship between airline managements and DGCA and airline managements and civil aviation officials of the highest level. जब तक ये कोजी रिलेशनशिप बदलेगी नहीं, तब तक कस्टमर सर्विस ये डिलीवर नहीं करेंगे। बिल्कुल बिन प्रीत ना कोई। और इसलिए मैं मांग कर रहा हूं कि सिविल एविएशन रेगुलेशंस को 24 आवर्स इंप्लीमेंट करने के लिए आप एयरलाइन ऑम्बुड्समैन अपॉइंट करिए, इंडिपेंडेंट आदमी जो कि जिसकी केवल एक ड्यूटी हो कि ये रेगुलेशंस हर एयरपोर्ट पे हर एयरलाइन द्वारा इंप्लीमेंट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, और कस्टमर किसी समय उसके पास जाके शिकायत कर सकता है और उसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए ऑर्डर करने की। अगर वो ऑर्डर नहीं होता फॉलो तो कॉम्पनसेशन पे होनी चाहिए। इसके बिना ये काम नहीं होगा। जब एयरलाइन को तो सिर्फ प्यार एक ही चीज से, पैसे से। आप जब तक उनके पैसे नहीं काटोगे तब तक वो आपकी बात भी नहीं सुनेंगे। ये मेरी बात गांठ बांध लीजिए, क्योंकि ये क्या धर्म है, लक्ष्मी की पूजा, कस्टमर सर्विस की पूजा नहीं करने आई है। जब तक इनके पैसे नहीं काटोगे तब तक ये कस्टमर इसमें कमिटमेंट नहीं दिखाएंगे। इसलिए एयरलाइन ट्रैवलर्स को मैं यही कहूंगा, जागो ग्राहक जागो, शिकायत करो और मिनिस्टर को बोलो कि ये चीज इंप्लीमेंट करे। कोई कुछ नहीं होने वाला है। शिकायत भी किस तरह से की जाए ना। अब यहाँ पर शिकायतों का तो भंडार पड़ा ही होगा, आप तो बेहतर समझते होंगे। वायरल हो रही है वीडियो में शिकायत छोड़िए, आपको विजुअल्स दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह से हल्ला मचाया जा रहा है और कर्मचारी कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। अब इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है शिकायत के तौर पे। देखिए, ये आज की बात नहीं है। हाँ, इस तरह के इंसिडेंट्स रोज किसी ना किसी एयरपोर्ट पे, किसी ना किसी सेक्टर पे हो रहे हैं और इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। क्योंकि जो आप शिकायतें लिखते हो उनको पढ़ने हफ्ते लग जाते हैं, पढ़ने में एक अफसर को, और 6 हफ्ते लग जाते हैं उसको जवाब देने में, और एयरलाइन डिफेंड करती है नहीं ऐसा नहीं हुआ, और ज्यादातर शिकायतें ठंडे बस्ते में चली जाती हैं। आप पता करो ना किस एयरलाइन की कॉम्पनसेशन दी है अपने कंज्यूमर्स को, कितने लोग कंज्यूमर्स को कॉम्पनसेशन मिली है। 10 करोड़ में से जो फ्लाई कर रहे हैं कुछ लाख तो होंगे। बताए डीजीसीए कितने लोगों को कॉम्पनसेशन मिली है अंडर सिविल एविएशन रूल्स। क्या उसका डेटा है? क्या वो पब्लिश करते हैं? नहीं, दे आर ऑल हाइडिंग इट फ्रॉम पब्लिक व्यू। और मिनिस्ट्री के सिविल एविएशन के ऑफिसर चुप बैठे हैं, मंत्री चुप बैठा है, तो ऑफिसर क्या करेगा? बिल्कुल नहीं, लेकिन हमारे एयरपोर्ट जी सवाल यहाँ पर बहुत सारे हैं और ऑगस्टीन मेरा समय खत्म हो चुका है, लेकिन जाते जाते आपसे बस एक छोटा सा मैं सवाल यहाँ पर पूछना चाहती हूँ, केवल 3 सेकंड के आसपास का ही। क्योंकि आप इस व्यवसाय में हैं और इस तरह की प्रॉब्लम्स टेक्निकली होती हैं, आप इस बात से जानते हैं, किस तरह से इसको कन्वे करती हैं बेहतर तरीके से पैसेंजर्स को? क्योंकि ऐसा नहीं है कि हल नहीं है, इन सब दिक्कतों का हल बिल्कुल है। तमाम स्टेक होल्डर्स को एक पेज पर लाना चाहिए, चर्चा भी हमारी यही हो रही है। लेकिन अब जितनी जटिल ये समस्या है उतनी जटिल ये लगती नहीं है। अगर आप इसको सही तरीके से कन्वे कर दे, आपको इनह्यूमन होने की जरूरत नहीं है इसके लिए। देखिए, आपका सवाल बिल्कुल सही है और मैं दोनों लोगों की बात से बिल्कुल सहमत भी हूँ। लेकिन अगर आप 100 एयर ट्रैवल देखते हैं, उसमें आपको 1 या 2 में समस्या आती है तो वही उठ करके आगे आता है, ये भी सच है। आप A to B हर रोज काम पे आती हैं, एक दिन आपका कार का टायर पंक्चर हो जाता है, आपको जिंदगी भर वो याद रहेगा कि फलाने दिन पंक्चर हो गया था, उस दिन बहुत तेज बारिश भी हो रही थी। तो आप आंकड़ों पे देखेंगे तो 100% एफिशिएंट कोई भी सिस्टम नहीं है, और जब वो इनएफिशिएंट हो जाता है या जब वो फेल हो जाता है तो वही चीजें उठ करके आती हैं, वही चीजें याद भी रहती हैं लोगों को, और वो लाजमी भी है, इसमें कोई दोहराया नहीं है। दूसरी बात जो संक्षेप में बता रहा हूँ, जो एस्क्रो अकाउंट की सक्सेना साहब ने बात करी, वो उस पर भी काफी विचार विमर्श किया गया। वो इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि जब आप 6 महीने पहले बेचते हैं
बहुत सस्ते दाम पर बेचते हैं। क्यों? क्योंकि आप उनसे जो 1500 2000 रुपए में जो रुपए लेते हैं वो उसको आप मार्केट में घुमा के उस 1500 को 3 4 5000 बनाते हैं, ताकि वो जब ट्रैवल लायक हो उतना पैसा कम से कम आ जाए उस मुनाफे के साथ। एयरलाइन उतने कम पैसे में यात्री को वो टिकट दे पाए। तो एस्क्रो अकाउंट ऑल्सो पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जैसे खन्ना साहब ने कहा कि हमारे यहाँ अभी ट्रैवलर्स की संख्या जो वाटर पुल या उससे भी ज्यादा बढ़ चुका है, लेकिन उसके साथ साथ जो प्रणाली है, एयरपोर्ट सुविधाएं होती हैं, वो सारी चीजें उतनी तेजी बढ़ रही हैं, उतनी तेजी नहीं बढ़ रही हैं। तो जो आपके पास एल्बो रूम था वो खत्म हो गया। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, यू आर बर्स्टिंग एट द सीम्स। राइट। तो आपको ये नहीं कह सकते एयर ट्रैवलर को आप ट्रैवल मत कीजिए क्योंकि हमारा एयरपोर्ट अभी जो टूटा फूटा और बड़ा हो रहा है। आप हर जगह जाइए, एयरपोर्ट का विस्तार हो रहा है ताकि और लोग उड़ान भर सके। अगेन ये सारी चीजें तभी होगी जब झटपट काम हो। हमारे यहाँ झटपट काम कभी होता नहीं है, धीरे धीरे ही काम होता है। झटपट काम नहीं होता, लेकिन झटपट टिकट बुक करने की जरूर जल्दबाजी होती है और उसको लेकर धड़ाधड़ ऑफर भी जो है वो निकाले जाते हैं। तो कुल मिला के बात यही है कि पैसेंजर या यात्री क्यों भुगते, उड़ाने भरी रुक जाएं, लेकिन आपके जो अधिकार हैं वो नहीं थमने चाहिए। जो सवाल पूछने का अधिकार है वो नहीं थमना चाहिए, और यही वो सवाल हैं जो हम हमारे दर्शकों और यात्रियों के बिहाफ में पूछ रहे हैं। चलिए, समय मेरा समाप्त हुआ, लेकिन आप तीनों हमारे साथ जुड़े, मंथन किया इस पूरे मुद्दे पर और बताए यात्रियों को कैसे अपने हक के लिए लड़ा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और इसी के साथ इस बेहद खास पेशकश में मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।